हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से आपके लिए सेवन सब्जेक्ट और उसके डेफिनेशन बताने जा रही हूँ और इससे हमें क्या फ़ायदा होते हैं। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ सपोर्ट मी। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है लॉजिक। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक मीन्स होता है तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र क्या है? तर्कशास्त्र वह वाक्यात्मक उद्घोषणा है जो या तो सत्य होती है या फिर असत्य, परंतु सत्य असत्य होनी नहीं। एक तर्कशास्त्र या एक तर्क वाक्य सदैव किसी वाक्य की सहायता से अभिव्यक्त किया जाता है, उसे ही हम लॉजिक कहते हैं या तर्कशास्त्र कहते हैं। लॉजिक कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहला हमारा है निगमनात्मक तर्क, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट्स। निगमनात्मक तर्क का आशय उन तर्क वाक्यों से होता है जो कि एक निश्चित नियम या सिद्धांत से संबंधित होते हैं। तर्क वाक्य के क्या स्वरूप होते हैं? लॉजिक के क्या स्वरूप होते हैं? पहला है, सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तर्क वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्रमबद्ध पाई जाती है। इस प्रकार के तर्क वाक्यों में एक दूसरे से संबंध होता है तथा ये किसी निश्चित उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार के तर्क वाक्य दार्शनिक विचार प्रक्रिया का अंग होते हैं, जिनको हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक ज्ञान क्या होता है या तर्क ज्ञान क्या होता है? यानी दर्शन शास्त्र में तर्क आर्गुमेंट कथनों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या समुदाय को किसी बात के लिए राजी किया जाता है या उन्हें किसी वक्तव्य को सत्य मानने के लिए कारण दिए जाते हैं। आमतौर पर किसी तर्क के बिंदु साधारण भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके आधार पर निष्कर्ष मनवाया जाता है। उसी को हम लॉजिक ज्ञान बोलते हैं या तर्क ज्ञान बोलते हैं। तो तर्कशास्त्र यानी लॉजिक को किसने लिखा था? इतिहास यूरोप में तर्कशास्त्र का प्रवर्तक एवं प्रतिष्ठिता यूनानी दार्शनिक अरस्तु 384-322 ईसा पूर्व समझा जाता है। यों उससे पहले कतिपय तर्कशास्त्रीय समस्याओं पर वैदांतिक सोफिस्ट शिक्षकों सुकरात तथा अफलातून या प्लेटो द्वारा कुछ चिंतन हुआ था। इसके बाद हमारा आता है पोएटिक्स। पोएटिक्स मीन्स होता है या पोएटिक्स मीन्स होता है काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र काव्य और साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। यह काव्य कृतियों के विश्लेषण के आधार पर समय समय पर उद्भावित सिद्धांतों की ज्ञान राशि है, जिनको हम पोएटिक्स या काव्य शास्त्र बोलते हैं। काव्य शास्त्र के जनक कौन थे या काव्य शास्त्र का जनक कौन है? तो संस्कृत काव्य शास्त्रीय उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। उनका समय लगभग 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य समय माना जाता है।
काव्य शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? काव्य 2 प्रकार का माना गया, दृश्य और श्रव्य। काव्य 2 प्रकार का माना गया, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए, जैसे नाटक, प्रहसन आदि। जो पढ़ने और सुनने योग्य हो वह श्रव्य है। श्रव्य काव्य 2 प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। पद्य काव्य के महाकाव्य और खंड काव्य 2 भेद कहे जा चुके हैं। गद्य और पद्य यानी श्रव्य काव्य भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें गद्य और पद्य आता है। काव्य के महाकाव्य के खंड काव्य 2 भेद कहे जा चुके हैं। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य यानी काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे, यानी पोएटिक्स के प्रथम आचार्य कौन थे? तो काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं या माना जाता है। काव्य शास्त्र में यानी पोएटिक्स को सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा, काव्य शास्त्र को सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? परंतु यानी अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि भामाह 300 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व के मध्य हुए। उन्होंने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ के अंत में अपने पिता का नाम रकृत गोविंद बताया। आचार्य भरत मुनि के बाद प्रथम आचार्य भामाह ही है और काव्य शास्त्र पर काव्यालंकार नामक ग्रंथ उपलब्ध है। यह अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। काव्य शास्त्र में कितने अध्याय होते हैं? काव्य मीमांसा कविराज राजशेखर 880-920 ईसा पूर्व कृत काव्य शास्त्र संबंधी मानक ग्रंथ है। काव्य मीमांसा का अभी तक केवल प्रथम अधिकरण कवि रहस्य ही प्राप्त है और इसके भी मात्र 18 अध्याय मिलते हैं। 18 अध्याय ही मिलते हैं। और काव्य शास्त्र की पहली पुस्तक कौन सी थी, यानी पोएटिक्स की पहली पुस्तक कौन सी थी? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। और भारतीय काव्य शास्त्र क्या है या भारतीय पोएटिक्स क्या है? तो भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय संस्कृत भाषा में प्रस्तुत काव्य शास्त्र से ही है, चूँकि अन्य भारतीय भाषाओं में भी जिन काव्य शास्त्र का प्रतिपादन और विवेचना किया गया है उसे ही संस्कृत काव्य शास्त्र के ही मूल सिद्धांतों को अपनाया गया है। इसके बाद हमारा आता है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी भी होता है तत्व ज्ञान कराने वाला एक प्रकार का ज्ञानानुसार प्रकृति और समाज के चिंतन से संबंधित एक शास्त्र या विज्ञान है। एक शास्त्र या विज्ञान है। फिलॉसफी मीन्स क्या होता है? दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? इसलिए फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है बुद्धि, प्रेम। पश्चात दार्शनिक फिलॉसफर बुद्धिमान या प्रज्ञावान व्यक्ति बनना चाहता है। पश्चात दर्शन के इतिहास से यह बात झलक जाती है कि पश्चात दार्शनिक ने विषय ज्ञान के आधार पर ही बुद्धिमान होना चाहा। तो दर्शन शास्त्र यानी प्लेटो पश्चात दर्शन के पिता और पश्चात राजनीतिक चिंतन से प्रेरणा माने जाते हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न है। मैं कृष्ण को दर्शन शास्त्र व मनोविज्ञान का पिता कहना चाहूँगा। वे पहले व्यक्ति हैं जो मनस विश्लेषण के साथ साथ मनस संश्लेषण का भी उपयोग करते हैं।
फिलॉसफी के मुख्य 3 अंग हैं, जैसे दर्शन योजना अथवा विचार पक्ष है तथा शिक्षा व्यवहार अथवा प्रयोगात्मक पक्ष है। दूसरे शब्दों में दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा विचार अथवा विश्लेषण करके सिद्धांतों का निर्माण करता है। दर्शन यानी फिलॉसफी का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? दर्शन ज्ञान के लिए प्रेम होता है, अतएव शिक्षक दर्शन से प्रभावित व्यक्ति होता है। दर्शन के द्वारा ज्ञान की परिपक्वता आती है, व्यक्तित्व के मूल्य विकसित होते हैं, शिक्षण के प्रति उचित दृष्टिकोण बनता है, भविष्य निर्माण के लिए सही प्रयत्न होता है और शिक्षार्थी के जीवन का उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। इसके बाद हमारा आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान वह शैक्षिक अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, मनुष्य, पशु आदि के मानसिक प्रक्रियाओं को यानी मेंटल प्रोसेस, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। उसको ही हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान का पिता कौन है? विल्हेम मैक्समिलियन वुंड 16 अगस्त 1832 यानी 31 अगस्त 1920 जर्मनी के चिकित्सक दार्शनिक प्राध्यापक थे, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? इसको सामान्यतः 4 भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, विकासात्मक और शैक्षिक मनोविज्ञान है और शैक्षिक मनोविज्ञान है। 4 भागों में किया जाता है, जैसे व्यवहारिक नंबर 1, नंबर 2 संज्ञानात्मक, नंबर 3 विकासात्मक और नंबर 4 शैक्षिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, यानी साइकोलॉजी की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है? तो मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में दी जा सकती है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध, व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इसके बाद हमारा आता है क्या? मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी, यानी साइकोलॉजी की शुरुआत कब हुई थी? विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का महत्व क्या है? मनोविज्ञान का महत्व मनुष्य के सामान्य जीवन के व्यवहार की व्याख्या करता है। साथ ही यह बताता है कि समूह अथवा समाज में रहकर व्यक्ति का व्यवहार क्या है। असाधारण तथा असामान्य व्यवहार का अध्ययन, कारण और उपचारों का भी विश्लेषण मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य। लिटरेचर मीन्स होते हैं साहित्य। तो साहित्य किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? लिटरेचर किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञान और अनुभव को संचित कोशों को साहित्य कहा जाता है। ज्ञान और अनुभव को संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य विशिष्ट और कलात्मक शैली में लिखी गई रचनाओं का भंडार होता है, यानी गद्य साहित्य के अंतर्गत निम्नलिखित विधाएं आती हैं: कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, निबंध, लेख, फीचर आदि। भाषा और साहित्य क्या है?
भाषा माध्यम है और साहित्य उस माध्यम में उस माध्यम से सामने रखी गई बात है। यानी जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाएं हैं और उनमें लिखी गई कहानी, कविताएं आदि उस भाषा का साहित्य है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पूर्वतीय लेखकों ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। यानी भाषा में साहित्य की क्या भूमिका होती है। हिंदी भाषा के विकास हेतु साहित्य की समृद्धि आवश्यक है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। तो जाहिर है कि जब से समाज का अस्तित्व इस दुनिया में है, तभी से साहित्य का भी डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार साहित्य की भूमिका प्राचीन वैदिक काल से चली आ रही है। अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। साहित्य लेखन क्या है, यानी लिटरेचर लेखन क्या है। जिस देश या समाज में साहित्य लिखा जा रहा है, वह इस बात का द्योतक है कि वह संवेदनशीलता मौजूद है, वहाँ चिंतनशीलता मौजूद है एवं वह समाज गतिशील है। इसी गतिशीलता से लेखन के स्वरूप बदलते हैं। जैसे जैसे संचार के माध्यम का विकास तेजी पकड़ रहा है, वैसे वैसे विश्व के देशों की भौतिक दूरियां कम हुई है। इसके बाद हमारा आता है जियोलॉजी, यानी भूगोल। तो भूगोल तो बीरबल यानी भूगर्भ के विज्ञान के जनक कौन है। तो बीरबल साहनी को भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के यानी इंडियन पोलियोबॉटनी का जनक माना जाता है। जो प्रो-साहनी ने भारत में पौधों की उत्पत्ति तथा पौधों के जीवाश्म पर महत्वपूर्ण शोध किया है। पौधों का जीवाश्म पर उनके शोध मुख्य रूप से ही जीव विज्ञान है, विभिन्न शाखाओं से आधारित है। तो भूविज्ञान यानी भूगोल का भूविज्ञान से क्या संबंध है। भूविज्ञान पृथ्वी के संगठन, संरचना तथा इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के संगठक पदार्थों, भूगोल पर क्रियाशील शक्तियों तथा उनके उत्पन्न संरचनाओं, भूपटल की शैली का संरचना एवं वितरण, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालों आदि का अध्ययन सम्मिलित होते हैं। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना कब हुई थी, यानी सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण के प्राणद्वीपीय पठार के बीच भारत का उत्तरी विशाल मैदान स्थित है। यह मैदान अर्धचंद्राकार रूप में पश्चिम से सिंधु नदी डेल्टा से पूर्व में गंगा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है। यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। इसके बाद हमारा आता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पुरातत्वशास्त्र। पुरातत्वशास्त्र वह विज्ञान है जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन व विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उनकी व्याख्या करने का कार्य करता है। वह विज्ञान प्राचीन काल के अवशेषों और सामग्री के उत्खनन के विश्लेषण के आधार पर अतीत के मानव समाज संस्कृति मानव समाज के संस्कृति के विकास क्रम को समझाने
एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। वह विज्ञान प्राचीन काल के अवशेषों और सामग्री के उत्खनन के विश्लेषण के आधार पर अतीत के मानव समाज का सांस्कृतिक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। उसको ही हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। पुरातत्व कितने प्रकार का होता है? पुरातत्व के कई अलग अलग प्रकार हैं, जैसे प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, शास्त्रीय और पानी के नीचे कुछ नाम रखने के लिए प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक पुरातत्व को दो मुख्य प्रकार के हैं। पुरातत्व के क्या महत्व और उनकी विवेचना कैसे है? तो पुरातत्व का साधारण रूप से यह अर्थ है कि जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्नों का उजागर किया जाता है उसे पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों का अध्ययन का विषय है। यह निरंतर भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में होने बदलाव का अध्ययन करता है। वह पृथ्वी के नीचे दबी वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसको ही हम पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व का विकास क्या है? पुरातत्व का इतिहास पश्चिमी यूरोप में शुरू हुआ और भारतीय उपमहाद्वीपों के पुरातत्व में रुचि लेने वाले शुरुआती विद्वान 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिमी यूरोपीय यात्री थे। भारत में कुछ उल्लेखनीय पुरातात्विक स्थलों में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी शामिल है। पुरातत्व के जनक कौन हैं या पुरातत्व का जनक कौन है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम 23 जनवरी 1894 -18 नवंबर 1893 ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। और पुरातत्व विभाग की खोज कैसे हुई? खुदाई में मिट्टी के बर्तन, तांबे के तलवारें, मशाल और ढाल भी मिली है। ये सभी चिन्ह 4000 वर्ष से अधिक पुराने बताए जा रहे हैं। शिनौली गांव में 2004-2005 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुदाई कराई थी, तो उस समय यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के 116 के नरक काल मिले थे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, और आपको किसी सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।